नमस्कार आप सब लोगों का इस फेसबुक लाइव में। मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और मैंने 10 मिनट पहले, शेड्यूल 6 बजे का था लेकिन 10 मिनट पहले ये लाइव शुरू कर दिया। बहुत आंधी भी आ रही है, मतलब मुझे घर की छत पर बैठकर लाइव करना पसंद है बट काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा है। आज मैंने 10 मिनट पहले क्यों शुरू किया, 10 मिनट बाद 6 बजे हमें फेलिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर डी के गुप्ता ज्वाइन करेंगे और आप लोगों के जो भी सवाल हो कोविड-19 और खासकर जिसको हम सेकेंड वेव कह रहे हैं, जिस बुरी तरह फैल रहा है, उस बारे में आपके कोई भी सवाल हो, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उनको डॉक्टर डी के गुप्ता सबका जवाब देंगे, एड्रेस करेंगे। पर आज मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर का शायद पहला ऐसा लाइव होगा जब मैं बहुत बहुत सैडनेस में, बहुत उदासी में ये लाइव कर रही हूँ, बहुत निराशा में। मैं नॉर्मली बहुत निराश होने वालों में से हूँ नहीं। आप लोगों में से जो लोग मुझे जानते हैं वही बात जानते हैं कि मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ। पर अभी पिछले एक हफ्ते में जो माहौल हमारे आसपास बना हुआ है वो बहुत डिप्रेसिंग हो गया है। आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ट्विटर खोलने में डर लगता है, सोशल मीडिया खोलने में डर लग रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ट्विटर पे, चूंकि मतलब वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि कहाँ कहाँ से हर दूसरा जो ट्वीट है वो इस बारे में है कि मेरे अंकल कोविड-19 के लिए उनको बेड नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है कि प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, किसी को तो खैर हॉस्पिटल में ही एडमिशन नहीं मिल रहा है। और मतलब और कितने सारे लोग अपने अपनी फैमिली मेंबर्स की डेथ के बारे में शेयर कर रहे हैं। इट्स गेटिंग सो डिप्रेसिंग डे बाय डे। मतलब जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है लेकिन ये पहली बार हो रहा है और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो हम लोग टेक्निकल लाइव करेंगे उस पर तो हम बात करेंगे दवाइयों पर, इस सब पर, लेकिन बियॉन्ड दैट बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के तौर पर आप सब लोग भी मुझे लगता है इस दौर से गुजर रहे होंगे। जरूरी नहीं कि हम पर कोई मुसीबत आए तभी हमें पता चले कि वो कितनी बुरी है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली तब ज्यादा पता चलता है। लेकिन कल मुझे इतना बुरा लगा, मेरे कोलीग, एक न्यूज चैनल में मैं शो बेटियां एंकर किया करती थी, वो मेरे प्रोड्यूसर थे सुधीर, और सुधीर ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी कि जब बहुत साल पहले मैं एंकर थी और जी न्यूज में थी और हमने जावेद मियादाद जो क्रिकेटर उनके साथ एक शो किया था, तो हम लखनऊ गए थे और लखनऊ हम जिस घर में गए थे वो सुधीर का घर था। और उस दिन उन्होंने मुझे देखकर ये सोचा था कि मैं एक दिन जर्नलिस्ट बनूंगा। कल सुधीर ने एक बहुत इमोशनल पोस्ट लिखी जिसको पढ़कर मेरा दिल दहल गया। उन्होंने लिखा कि लखनऊ के, एक आप लोगों ने भी देखा होगा, शमशान घाट पर बहुत सारी चिताएं जलने की एक विजुअल वायरल हो रहा था। उसने लिखा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इन चिताओं में एक चिता मेरी माँ की है। और यकीन मानिए मेरी हिम्मत तो नहीं हुई सुधीर को फोन करने की। मैंने उनको मैसेज भेजा और मैंने यही लिखा कि मुझ में ना मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास हिम्मत है सुधीर कि मैं इस वक्त तुमसे बात कर पाऊं। मतलब ही रोड की नवरात्र में माँ मिलती है, मेरी चली गई, मुझसे छिन गई। तो पता नहीं क्यों मन इतना भारी था, सोचा आज आप लोगों के साथ ये एक लाइव करूं डॉक्टर साहब से जुड़ने से पहले, और थोड़ा सा अपने मन का दर्द शेयर करूं। शायद आप लोगों का भी यही दर्द होगा, आप लोग भी अपने आसपास मामा, चाचा, चाची, मौसा, मतलब किसी अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, मैं पढ़ रही हूँ बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ सबके साथ यही हो रहा है और बहुत पेनफुल है। बहुत, हमारी कुलीग है ऋतु, वो अपनी फैमिली का बता रही हैं कितनी मतलब डेथ्स हो गई हैं, कोई कोई डिटेक्ट हुए हैं, क्वारंटाइन में है। आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जिनको जो पॉजिटिव आए, लेकिन मैं एकदम एसिम्प्टोमेटिक थी और बहुत जल्दी, आई थिंक 5 days के अंदर, इनफैक्ट डॉक्टर डी के गुप्ता ने ही मुझे दवाइयाँ भेजी और उन्होंने मेरी सीटी जीन लेवल जो थी 33 थी, तो उन्होंने कहा 33 पे तो आप ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं, आप 5 दिन दवाइयाँ खाएंगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा। तो या तो मैं बहुत टाइम से एसिम्प्टोमेटिक चल रही थी एंड वो टुवर्ड्स द लास्ट फेज मैंने टेस्ट कराया। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग हम में से एसिम्प्टोमेटिक जो है वो टेस्ट करा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब मैंने भी कराया तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि जब कोई सिम्टम नहीं था तो टेस्ट क्यों कराया, सिम्टम नहीं था तो टेस्ट क्यों कराया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज डॉक्टर डी के गुप्ता से पूछने का है, क्योंकि टेस्ट के लिए भी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्यूज लगी हुई हैं, वेटिंग है। तो क्या जिनको कोई सिम्टम नहीं है उन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए? आप लोग मतलब इस पे लेट्स डिस्कस इट टुडे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अपने एक्सपीरियंस के बाद कि जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं पॉजिटिव हूँ और एक भी सिम्टम नहीं था, मतलब मैं एक शूट से लौटी, भोपाल वाले शूट से, मुझे थकान हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, मतलब उस दिन क्या हुआ था? उस शूट पे मैंने एक सेम डे भोपाल में शूट किया, सेम डे हम रात मतलब इंदौर के लिए निकले, रात 11-12 बजे तक इंदौर के भी आगे हमें जिस जहाँ गांव में जाना था वहां पहुंचे।
अगले दिन हमने सुबह सुबह वहां शूट किया और फिर हम वापस भोपाल के लिए लौटे क्योंकि हमारी फ्लाइट भोपाल से थी। सो ऑब्वियसली फिर आपको लगता है कि अरे थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, वो तो ट्रैवल से भी हो सकती है, या थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो जाए तो लगेगा कि भाई ये तो मौसम चेंज होता है, इसमें तो जुकाम खांसी हर साल हुआ करता था। अब पेच ये है, डाउट ये है कि फिर ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो पॉजिटिव हैं वो कितने वो सबसे ज्यादा सुपर स्प्रेडर जिसको हम कह रहे हैं वो तो वही है जिनको पता ही नहीं है, जिनके लिए सोसाइटी में कोई नोटिस भी नहीं निकल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्वारंटाइन भी नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या हर किसी को टेस्ट कराना चाहिए इस समय? लेकिन हर किसी के टेस्ट कराने से क्या पैनिक नहीं फैलेगा, या जिनको वाकई टेस्ट कराने की जरूरत है फिर टेस्ट में भी जिस तरह से इतना लाइन वाइन लग जाएगी तो क्या क्या वो ठीक रहेगा? मतलब नरसिंह राव जी कह रहे हैं ऋचा जी इस रात की सुबह होगी। मतलब मैं सही बता रही हूँ नरसिंह राव जी, आज आप लोगों को एक परिवार की तरह मान करना आज मैं ये लाइव करने बैठ गई और मुझे अचानक ये थॉट आया कि डॉक्टर साहब तो 6 बजे जुड़ेंगे, व्हाई नॉट जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू, आई वांट टू पोर माय ग्रीफ टुडे। मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें कि ऋचा अनिरुद्ध को तो कभी दुखी नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, बट मैं वाकई में दिल से, मैं 2-3 दिन से, कल मेरी बेटी मुझसे बोली आप ट्विटर मत खोलो ना, क्योंकि जब आप ट्विटर खोल रही हो तो आप बहुत सैड दिख रही हो। कई बार मन करता है रख दो, लेकिन फिर क्या लगता है ना, फिर लगता है कि ठीक है, वन ऑफ द ब्लेसिंग्स इन लाइफ इज कि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं, हमारे कुछ लाख अगर फॉलोअर्स हैं और हम अगर किसी के ट्वीट को एम्पलीफाई कर सकते हैं रीट्वीट करके, शायद हमारे एक रीट्वीट की वजह से किसी को खून मिल जाए, प्लाज्मा मिल जाए, बेड मिल जाए, इंजेक्शन वैक्सीन मिल जाए, तो देन व्हाई नॉट। मतलब दिस इज द लीस्ट आई कैन डू। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं मतलब किसी भी तरह से मैं कोरोना वॉरियर नहीं बन पा रही हूँ, मैं किसी को खाना खिलाने नहीं जा रही, मैं कुछ नहीं कर रही, तो क्या मैं इतना भी ना करूं कि मैं ट्विटर खोलूं, सोशल मीडिया जहां फेसबुक खोलूं और जहां कोई ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं कि कोई बहुत सीरियस है, उसको खून की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं सिर्फ उस ट्वीट को रीट्वीट कर दूं और कुछ कोई वेरीफाइड हैंडल अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे उन तक वो डिमांड पहुंच जाए। उस कम्युनिटी सर्विस के सेंस के साथ ट्विटर खोलती हूँ, दिन में 50 बार खोलती हूँ, लेकिन जितनी बार खोलती हूँ मन इतना व्यथित हो जाता है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं बहुत क्रिप कर रही है, बट आई डोंट नो, आई एम रीडिंग। मैम आप जैसी मैम हमारी हिम्मत है, आप हिम्मत खो दे। मैं पूजा में हिम्मत खो नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी अपने दिल हल्का भी कर लेना चाहिए ना अपनों से, और मैं आप सबको अपना मानती हूँ। तो जैसा मैंने अभी अपने कोलीग सुधीर का बताया, उनकी मदर का सुन के मुझे थोड़ा ज्यादा दुख हुआ ऑब्वियसली। कल एक और है हमारे जानकार ही हैं, शी इज अ जर्नलिस्ट, कल मैंने उनका ट्वीट अचानक देखा, वो ये कह रही हैं कि हम चारों लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों बेटियां बोली पॉजिटिव है, हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है और कहीं बेड का, कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का इंतजाम नहीं हो रहा। आई मीन यू फील सो हेल्पलेस कि आप क्या करें। मतलब एक हमारे दोस्त हैं, उनके कोई रिश्तेदार, मतलब इतनी नीड्स इतनी लोगों की बढ़ती जा रही हैं, कहीं पर हो पा रहा है कोशिश कर रहे हैं, मेरे फादर डॉक्टर हैं, जहां हो पा रहा है उनकी हेल्प, मतलब वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ना एक ऐसा संकट है जहाँ डॉक्टर्स भी हेल्पलेस हैं, अस्पताल के मालिक भी हेल्पलेस हैं। भाई जब बेड ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, जब दवाई है नहीं तो लाएं कहाँ से? और ऐसे में बहुत अभी 5 मिनट पहले, चैट से पहले मैं देख रही थी कि इंदौर में कोई डॉक्टर पकड़ा गया है जो नकली रेमडेसिविर बेच रहा था, उसके पास 400 नकली वैक्सीन मिली है। और मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए तो क्या सजा होती होगी। मतलब हम कहते हैं ऊपर जाके, मतलब क्या, मतलब शब्द नहीं है ऐसे लोगों के पास जो देख रहे हैं इस वक्त कितनी क्राइसिस है, और रेमडेसिविर उन लोगों को दी जा रही है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए हैं। और ऐसे में ये आदमी जो भी है ये, और ये खुद को डॉक्टर कहता है, तो मतलब ये अपने पेशे को आप किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। सो आई वाज वेरी सैड टू रीड दैट। क्या आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है कि सोशल मीडिया देखने में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, या अपने आसपास जो हालात आप देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी की जो मेल आ रही है, मतलब परसों नरसों तक जो आंकड़ा मेरे ख्याल से 38 के आसपास था, वो आज 65 के आसपास आ गया है। लोग डर रहे हैं कि 90 के ऊपर तो फिर सोसाइटी अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी सील कर देगी। मतलब इतने तरह के टेंशन हैं, इतने तरह के टेंशन हैं। कई लोगों के डेस्परेट मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि कोविड पॉजिटिव है, सीनियर सिटीजन है, खाना कैसे बनाए, मेड्स का आना बंद हो गया है। सो आई जस्ट थॉट थोड़ी देर आप लोगों से बात करूं। अकील चौधरी कह रहे हैं आपसे हिम्मत और साहस मिलता है। अकील जी आज शायद उल्टा हो रहा है, मैं आप लोगों से हिम्मत और साहस लेने की कोशिश कर रही हूँ। We are helpless in Delhi and Noida, difficult to find. Yeah, social media and newspapers are going so bad. मतलब टीवी तो मैंने चलाना छोड़ दिया, मैं आपको सही बताऊं। सोशल मीडिया पे जैसा मैंने कहा, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम किसी की मदद के लिए अगर एक माध्यम बन सकूं, जरिया बन सकूं, तो वो तो कर दूं।
दिल पर पत्थर रख के ट्वीट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन टीवी तो मैं चला नहीं रही, क्योंकि टीवी मेरे देखने ना देखने से दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिप्रेसिंग खबरें चल रही हैं टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर, तो वो तो खैर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस रात की भी सुबह होगी। संगीता जी, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुबह हो, और सुबह होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब बहुत केयरफुल रहें। हम में से जिन लोगों को बहुत शौक होता है कि थोड़े से काम के लिए मॉल हुआ है, बाजार हुआ है, ये कराएं वो कराएं, डॉक्टर डीके गुप्ता चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, फेलिक्स हेल्थ केयर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं उनको साथ में जोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपना आई थिंक काफी वेंट आउट कर लिया। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि दिस इज नॉट द रिचा अनिरुद्ध वी नो, बट हम सबकी लाइफ में वीक मोमेंट्स आते हैं ना, तो शायद आज मेरा वो एक वीक मोमेंट था वेयर आई थॉट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। बट लेट्स वेलकम डॉक्टर डीके गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी आज मैंने ना आपके आने से 10 मिनट पहले लाइव शुरू कर दिया, और कोइंसिडेंस ये है कि मैं सब लोगों से कह रही थी कि इन्होंने कभी मुझे दुखी नहीं देखा, मेरे व्यूअर्स ने, लेकिन आज का एक लाइव ऐसा है डॉक्टर साहब कि आप खुद भी, आज सुबह मेरी आपसे बात हो रही थी, इवन एज ए डॉक्टर, आपका अस्पताल भी है, आपको ऐसा लगता होगा, लोगों को लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इतना पावरलेस इस समय फील कर रहा है। अब मुझे किसी ने कहा कि लखनऊ में एक ऐसा वाक्य हुआ कि एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सपोजिटली अ बिग मैन, उनको एक दूसरे अस्पताल में 4 या 5 घंटे लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि उनके लिए भी बेड नहीं था। तो एक इतना मुश्किल वक्त आ गया है जहां ना आपका पैसा काम आ रहा है, ना आपकी ताकत, कॉन्टैक्ट्स, कुछ काम नहीं आ रहा। तो अब डॉक्टर गुप्ता, अब हमारे यहाँ व्यूअर्स बहुत सारे सवाल वगैरह देना शुरू गए, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो मैं आज सुबह भी आपसे बात कही थी, क्या आप भी इसको, मतलब सेकेंड वेव ही इसको कहा जा रहा है, किस किस तरह से ये हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए कि दिस इज मोर डेंजरस देन द वेव ऑफ 2020? देखिए, आज हम लगता है कि हमें जो बात करनी चाहिए ऋचा जी, इस पे बात करनी चाहिए किस तरह से हम इस वेव से कम नुकसान से बच के निकल सकते हैं। और ज्यादा हम लोग कोई राजनीति क्या कमियां रही किस पे बात नहीं करेंगे, नहीं, वो कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं, हमें चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे कम से कम डेंट पाए हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश इस सेकेंड वेव से बाहर आ जाए। जैसे हम सबको पता है कि जो नया स्ट्रेन है, उसमें एक नहीं कई सारे स्ट्रेन है, 3-4 का नाम बताऊंगा, जैसे वो इंग्लैंड का स्ट्रेन हो, ब्राजील का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इंडिया का डबल म्यूटेंट हो, वो ऐसे 4 नहीं, ऐसे हजारों म्यूटेंट और होंगे जो हम लोगों को पता नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारे वायरस की जीनोम सीक्वेंस है वो नहीं कर पा रहे हैं, इतना सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है, और इतने लैब्स नहीं है हमारे पास कि इतनी बड़ी डिटेल्ड स्टडी करें कौन सा नया जीनोम है, कौन सा कितना इफेक्टिव है, कितना वायरुलेंट है। तो डेफिनेटली जो दिख रहा है अभी ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, हम सबके ऑब्जर्वेशन है, आप भी मानोगे, बिकॉज अभी कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, डाटा नहीं है एविडेंस के लिए, बट जो दिख रहा है हम सबको, ये जो स्ट्रेन्स हैं लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा वायरल हैं, ज्यादा वायरुलेंट हैं, ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और जब कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया अगर ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो डेफिनेटली ज्यादा लोग उससे संक्रमित होंगे, और ज्यादा लोग संक्रमित होंगे तो हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर बीमारी पैदा करेंगे और वो कॉम्प्लिकेशन करेंगे। और इवन अगर डेथ रेट 1% भी है, जो शायद अब नहीं दिख रहा है, इसमें डेथ ज्यादा दिख रहा है, तभी भी हमारी देश की जनसंख्या इतनी बड़ी 1.838 बिलियन है, तो 140 करोड़ के आसपास आबादी है, बहुत ज्यादा है। उसमें कितने, और सबसे बुरी खबर एक और भी है, क्योंकि हम तो मान रहे थे कि जिनको इन्फेक्शन हो रखा था उनको दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जो नए स्ट्रेन हैं जिनको इन्फेक्शन पहले हो रखा है उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनको भी हो रहा है, उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय हमें इस समय की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बुरा वक्त है, और उस वक्त से कैसे निकले उस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जो प्रिकॉशंस है उस पर केयर करनी चाहिए, और पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दवाइयों के बारे में बड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है, बेड्स के बारे में बहुत पैनिक क्रिएट, लोग जिन लोगों को बेड्स की जरूरत नहीं है वो बेड्स मांग रहे हैं मेरे पास, जिसको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं वो लोग रेमडेसिविर मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके माध्यम से हम लोग शायद इस पर चर्चा करें कि क्या जरूरत है, क्या आवश्यक है, क्या अति आवश्यक है, और क्या नहीं आवश्यक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेमडेसिविर से शुरू कर लेते हैं, और एक दूसरा फैवी फ्लू, मेरे ख्याल से यही नाम है ना, ये दवाइयां, 2 दवाइयां किसको लेनी है? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जितने भी हमारे कोरोना के संक्रमण होता है उसमें 90% जो संक्रमित लोग होते हैं या तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जैसे आप भी थी, ठीक है, जैसे या मैं,
हाँ, या माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, मतलब फटीग होना, थकावट होना, बुखार आना, गले में दर्द होना या बॉडी एक होना, इस नाक में सुंग चला जाना या टेस्ट चला जाना, तो ये सब सिम्पटम्स होते हैं। कुछ रेयर एटिपिकल सिम्पटम्स जो होते हैं, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आजकल, जैसे पेट दर्द होना, लूज़ मोशन होना, वॉमिटिंग होना, स्किन में रैश होना, आँखें लाल हो जाना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, तो इस तरह के भी कुछ सिम्पटम्स आते हैं। तो हमें इन सब जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, इसमें ना तो फेविफ्लू चाहिए, ना रेमडेसिविर चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जिससे मार्केट में कम हो जाएगी। हमें उन लोगों के लिए चाहिए जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, 60 साल से प्लस हैं, जिनके अच्छा। अगर जिनका सीटी स्कोर बहुत हाई है, जिनका लग रहा है कि जो हाई रिस्क हैं कुछ सीरियस इलनेस डेवलप करने के लिए, या जिनका हम सीटी कराते हैं, 4 सीटी कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के क्या सिम्पटम्स हैं, उसमें जो सीवियरिटी ऑफ निमोनाइटिस है, निमोनिया है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए। और इसमें एक बात और बताऊँगा मैं आपको कि अभी तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें कहीं ये नहीं निकला कि रेमडेसिविर डेथ को बचाती है। आप समझ रहे हो? डेथ से आप खुद बच सकते हो, दवाई नहीं बचा रही है इस समय। तो रेमडेसिविर से डेथ नहीं बच रही है। रेमडेसिविर से एक फ़ायदा हो रहा है कि जो आपका हॉस्पिटल स्टे है, उसको ये कम कर देती है। अगर आपको 15 दिन लगने थे हॉस्पिटल में, हो सकता है आप 12 दिन में छुट्टी हो जाए, और आपको 7 दिन लगने हो सकता है आप 6 दिन में छुट्टी हो जाए। इतना डिफरेंस है, और इतना नहीं है कि आपकी डेथ में कोई रोल हो। हाँ, डेथ में जिसका रोल है, वो दवाइयाँ ऑक्सीजन है, जो हमारे पास प्लेंटी में होनी चाहिए। दूसरा स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है, मेड्रोल है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हमारे देश में बहुत सारे में। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सरकार को और हम सबको आपको सही चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि और डॉक्टर को भी चाहिए कि बार-बार रेमडेसिविर ना लिखे, क्योंकि पर्ची में देखता हूँ घूम रही होगी, आप भी देख रहे होंगे, जिसमें लिखा होता है इंजेक्शन रेमडेसिविर और 6 नंबर लिखे होते हैं, वो घूम रही होती है, व्हाट्सएप पे हमारे पास भी आ रही, अरेंज करें। तो इवन प्लाज्मा थेरेपी भी मैं आपको बताऊँ, प्लाज्मा थेरेपी की जितनी स्टडी हुई है, उसमें सब में निकला है, ये भी डेथ को बचाती नहीं है। तो इस ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। मीन्स बेड रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, डाइट ठीक लें, और दवाइयों के लिए पैरासिटामोल सबसे इम्पोर्टेंट है, फीवर के लिए होते हैं, मल्टीविटामिन लें, जिंक लें, विटामिन सी लें, विटामिन डी लें। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो तो फ्लूइड ले सकते हैं, और अगर थोड़ा-सा वीकनेस लग रही है तो अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। उस केस में हो सकता है आपको स्टेरॉइड या कोई दूसरी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, जो 99% लोगों में ये आपकी जान बचा सकती है। ठीक है। 1% तो आपको थ्रेट है। एक सवाल था डॉक्टर साहब, जैसे मैं एसिम्प्टोमेटिक थी जब मेरी आपसे बात हुई, कुछ भी नहीं था, मैं एक ट्रिप से शूटिंग से लौटी थी, मुझे लगा इतनी थकान तो नेचुरल हो जाती है, बट फिर भी मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि मैं एक एक्टर से मिली थी फ्लाइट में, जिन्होंने बाद में लिखा कि ट्वीट किया कि वो पॉजिटिव थे। अब क्या हो रहा है सर, जब मैंने लिखा कि मैं कोविड पॉजिटिव हुई, इतने लोगों ने मुझे फोन करके, आपको पता है क्या कहा, जब एसिम्प्टोमेटिक थी तो टेस्ट क्यों कराया? मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे टेस्ट कराए जाने पे क्वेश्चन हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या मानना है, क्या हर व्यक्ति को टेस्ट जरूर कराना चाहिए, सिम्टम और नो सिम्टम? नहीं, हर व्यक्ति को तो नहीं कराना है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति सिम्प्टोमेटिक है तो उसको टेस्ट जरूर कराना है, बिकॉज वो कोरोना अगर पॉजिटिव है और उसको पता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ज्ञान के अभाव में वो इस संक्रमण को फैला रहा है। हाँ। सिम्प्टोमेटिक जैसे आप थे, बिकॉज आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट थी, तो सिम्टम भले नहीं, एक बहुत बड़ी बात थी कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉजिटिव कोविड पेशेंट थे, जो आपके फ्रेंड थे, जो हो गए थे, वो थी। दूसरा, आपके घर में मदर हैं, आपकी फादर हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, कोमॉर्बिड हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, तो एसिम्प्टोमेटिक को भी अगर नहीं कराना कोई बात नहीं, अगर सिम्टम्स नहीं है, बट अगर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट पॉजिटिव है तो करा लेना है। व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आया है और उसको आपको सिम्टम्स थे, आपको माइल्ड फटीग था, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है इसलिए आपको पता लगा, और सिम्टम थे। फटीग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस कोविड। इट्स मोर देन 55% लोगों में फटीग दिखता है। वो सिम्प्टोमेटिक था, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक थे आपके, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या ऐसा कोमॉर्बिड पेशेंट है या एल्डरली लोग हैं, तो फिर आपको कराना चाहिए। जी, मैंने अपनी माँ की चिंता में इनफैक्ट टेस्ट करा भी लिया था। एक पूछ रहे हैं, विनीता गोयनका कह रही है, प्लीज इलैबोरेट अबाउट चिल्ड्रन हु आर अफेक्टेड, व्हाट इज द बेसिक केयर फॉर देम। और एक्चुअली क्या हुआ है, बच्चों का पिछले साल बिल्कुल नहीं, तब ऐसा लगता था बच्चों को शायद वायरस अफेक्ट ही नहीं कर रहा, और इस साल उतनी खबरें बच्चों की आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऋचा जी, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो शायद मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली लहर में ये था कि बच्चे बिल्कुल बचे हुए थे। बच्चों में एक तो
ये नहीं कि इन्फेक्शन कम हो रहा था, इन्फेक्शन के चांसेस कम थे, बिकॉज लॉकडाउन लगा हुआ था फुल, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे, बच्चों से मिलते हुए डर रहे थे, सारी सावधानियां बरत रहे थे, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैल रहा था। दूसरी बात रही, पहला वाला जो वायरस था वो बच्चों में भी फैटल नहीं था, बच्चों में जो बच्चे संक्रमित भी हो रहे थे उनमें मॉर्टिलिटी रेट नाक के बराबर था, 0.00%। बट जो करंट वायरस है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, एक तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर कोई चीज तेजी से फैल रही होगी तो वो कुछ नहीं देखेगी, बच्चा है बड़ा, जो उसकी चपेट में आएगा उसको इन्फेक्ट करेगी, और इन्फेक्शन रेट सब में बराबर है, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, इन्फेक्शन की दर सब में बराबर है, जो चपेट में आएगा उसको इन्फेक्ट होगा। उसके अंदर बीमारी होती नहीं होती है, बीमारी कितनी सीवियर होती है, कितनी सीरियस होती है, कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो उसकी एज पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, हमने कितनी जल्दी डायग्नोज किया, कितनी जल्दी ट्रीटमेंट दिए, तो इन सब बातों में डिपेंड करती है। तो बच्चों में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स बचा नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न, इवन कई आज की रिपोर्ट बात हो रही थी मेरी सीमा गुप्ता से, तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो न्यूली बॉर्न है, आप समझ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो बच्चे पॉजिटिव भी आए, लेकिन अभी भी मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चों में माओ को चिंता नहीं करनी चाहिए, बच्चों में अभी भी बहुत सीवियर बीमारी नहीं हो रही है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज इतनी तेजी से फैल रहा है, अगर 0.01% भी मोर्टिलिटी रेट बच्चों में होगा तो भी बहुत सारा को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। बचाव का तरीका यही है कि आपको हाई सस्पिशन रखना है। हाई सस्पिशन मीन अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है तो इट मीन बच्चे के चांस है पॉजिटिव होने की। पहली बात तो बच्चों को बाहर नहीं भेजना है। अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम दिखते हैं, नॉर्मल सिम्टम तो यही है, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, सर दर्द, बॉडी एक, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम है। अभी मेरे पीआरपी से एक कल महिला आई थी, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, आप जानती भी उनको, उनका बेटा है 13 साल 14 साल का, और वो पेट दर्द और लूज मोशन और वॉमिटिंग से आया था। हमें हाई सस्पिशन हुआ, पता लगा उसके फादर पॉजिटिव थे, पर टेस्ट कराया आरटीपीसीआर तो कल उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बट ही इज फिट, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हाई सस्पिशन, मतलब आपको सस्पिशन बहुत हाई रखना है। अगर बच्चे में कोई सिम्टम है और कोई अनयूजुअल सिम्टम नहीं, जैसे पेट दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, कंजक्टिवाइटिस है, स्किन में रैश है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत टेस्ट कराना है, या टेस्ट ना कराएं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें अपने नियर बाई। दूसरा, अगर आपका बच्चा छोटा है, टॉडलर एज ग्रुप का है, 0 to 2 ईयर्स में, तो बच्चे बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा प्लेफुल नहीं है, फीड अच्छे से नहीं ले रहा, लिथार्जिक है या बहुत इरिटेबल है, ऐसे कोई सिम्टम भी दिख रहे हैं तो ये भी अनयूजुअल है। रनिंग नोज है, हल्का सा कोल्ड है, नॉर्मली हम कोल्ड को नॉर्मल मानते थे कि ठंडा दूध पी लिया, आइसक्रीम खा ली, उससे कोरिलेट करते हैं। तो मैं एक चीज आपके माध्यम से फिर कहूंगा, ये मिथ हटा देनी चाहिए। हम लोग भारतीय लोग क्या होता है, हर चीज को कहीं ना कहीं लिंक कर देते हैं। मैंने टिक्की खाई थी इसलिए मुझे गैस हो गई, पता लगा उसको हार्ट अटैक होता है फाइनली, ठीक है, चेस्ट में उससे हो रहा था। मैंने आइसक्रीम खाई थी, कोल्ड ड्रिंक पी थी, इसलिए मेरा गला बैठ गया, लेकिन वो कोविड निकलता है। 99.9% होता हूँ मैं, जितने लोगों से मिलता हूँ अभी भी। तो कृपया करके हर चीज को किसी से लिंक ना करें। अगर सिम्टम्स हैं तो आंख खोल के, कान खोल के माने कि सिम्टम्स हैं और हमें कोविड को रूल आउट करना है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक प्रूव ना हो, जैसे रूल आउट ना कर ले दूसरे कारण, तब तक कोविड ही मानना चाहिए हमें। तो बच्चों में हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बच्चों में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा सुस्त है तो नॉर्मल दवाइयां बच्चों में कोविड की अलग से दवाई नहीं है। एक हमारा अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है। लगभग 40% आबादी जो हमारी बच्चों को अगर टीनेजर तक लते मानते हैं वो होती है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो बच्चे हमेशा हाई रिस्क पे रहेंगे, बल्कि तीसरी लहर में आ जाएंगे अगर अभी भी नहीं आ रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए वैक्सीन आने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। तब तक बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में घुसते हैं तो हाथ मुंह धो के जाएं, पहले कपड़े चेंज करके जाएं, हैंड हाइजीन पूरा रखें, सैनिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है, इन्फेक्शन कंट्रोल घर में भी मैं चाहता हूँ कि होम एसओपी बनाएं। होम की एसओपी क्या होती है, वो खाली कोविड को नहीं बचाएंगे, आपको अन्य बीमारियों से भी बचाएंगे। कि घर में अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या स्टेप 1 होना चाहिए, स्टेप 2 जूते बाहर रखे, ठीक है, बाहर गेट के बाहर ही सैनिटाइजर लगाओ, अपना हैंड हाइजीन कर ले, मास्क को बाहर डस्टबिन में वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देकर, सिंगल यूज है या रीयूजेबल है तो वहां पे डस्टबिन उसमें डाल दे, सोक करने के लिए डाल दे सोप एंड वाटर में। अंदर आता है तो पहले बाहर के रूम में ही अपने कपड़े चेंज करे, अगर उसको नहाना है तो नहा के उसको पूरा अपने आप को स्टरलाइज करके, मैं कहूंगा सैनिटाइज करके, एक वर्ड हम नॉर्मली इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग की पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को सैनिटाइज, अपने आप को स्टराइल करके बच्चे से मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज बच्चे अपने आप इन्फेक्शन नहीं ला रहे, बच्चे बाहर नहीं जा रहे होंगे, बहुत कम जा रहे होंगे, अब तो हम ही उनको इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जो दवाई है आइवरमेक्टिन जो बड़े लोग खा रहे हैं, वो क्या बच्चों को भी दी जा सकती है इन अ स्मॉलर डोज या कम दिन के लिए? बच्चों को 8 साल से ऊपर इंडिकेशन है, 8 साल से कम पे इंडिकेशन नहीं है मैम। और 3 दिन के लिए देनी है, एचएस डे मतलब रात में देनी है, हाफ टेबलेट देनी है 6 मिलीग्राम रफली, और 3 दिन के लिए देनी है मैम, अदरवाइज नहीं देनी है।
उससे ज्यादा नहीं देनी। अच्छा, एक मुझसे मिस हुआ, नाम मिस हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी गार्गल्स और स्टीम हम करते रहें क्या? क्या ये हमें कोरोना से बचाएगा? बिल्कुल नहीं। तो गार्गल और स्टीम जब भी करें जब आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, नोज ब्लॉक है, फ्लू हो रखा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हमने बताया, तभी कोई फायदा, अदरवाइज स्टीम लेने और गार्गल लेने का कोई फायदा नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, अनम्यूट करेंगे। अजाज अहमद जी पूछ रहे हैं, व्हाट प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड-19? ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सवाल अच्छा है। हम लोग जानते हैं कि कोविड में एक तो पहले वीकनेस बहुत हो जाती है, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि सुपरमैन या ह्यूमन बन जाएंगे, आपकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गई और दोबारा काम पे चालू हो जाए, दोबारा मेहनत करने लगे। इट विल टेक टाइम। और बहुत सारे आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स रहते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, तो लंग की वाइटल कैपेसिटी कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिकली कम हो जाती है। कुछ लोगों में माइक्रोस्कोपिकली मतलब दिखता है सीटी की फाइंडिंग में कि उसमें लीजन्स हैं। आज मैंने किसी की फाइंडिंग में देखे हैं, तो हर व्यक्ति जो इन्फेक्ट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ पार्ट है लंग्स का इन्फेक्ट हो, तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, तो आपको एक तो डाइट का ध्यान रखना है, चेस्ट के लिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करनी है, फ्लूइड इनटेक ठीक रखने हैं, एकदम सडन स्टर्नुअस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, स्टर्नुअस वर्क नहीं करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेने लॉन्ग टर्म के लिए, और लंग्स के लिए फॉलो अप में चेस्ट फिजिशियन को दिखाते रहें, और कोई दिक्कत आ रही है अदरवाइज और कुछ नहीं करना है। एक सवाल आनंद कर सकते हैं ठीक होने के लिए, और बाहर का खाना कितना सुरक्षित है? ये मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है कई घरों में, जैसे सीनियर सिटीजन, हम अपने सोसाइटी ग्रुप्स में भी देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए, मेड्स वगैरह का घर में आना बंद हो रहा है, तो बहुत लोग टिफिन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। इस समय कितना सेफ या कितना अनसेफ है बाहर का खाना? देखिए, एक तो पहला क्वेश्चन इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है इसी फोकस करना चाहिए कि कोरोना हो जाए तो घर में रह के क्या ठीक होने के लिए है? बिल्कुल घर में रह के ठीक हो सकते हैं। मैंने कहा 90% लोग, 90% ज्यादा लोग ऐसे हैं जो या तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं, इनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इनको बहुत माइल्ड इलनेस होती है, हल्का चेस्ट में कंजेशन होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, फीवर होगा, हल्का सा निमोनिया होगा, वो घर पे रह के एक डॉक्टर के सुपरविजन में आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम आइसोलेशन करके। उनको 4-5 पैरामीटर्स मॉनिटर करने होते हैं, उनका ध्यान रखें। अगर उनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तभी अस्पताल जाने की जरूरत है। पहला ये कि अगर आपको सांस में तकलीफ हो रही है, दूसरा चेस्ट पेन हो रहा है, तीसरा आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से कम हो रहा है लगातार, या आपको चक्कर आ रहे हैं, कोई दौरा पड़ गया है, हाथ पैर नीले हो रहे हैं, बहुत वीकनेस हो रही है, बीपी फॉल हो रहा है, these are the symptoms you should go for emergency care in nearby hospital। अदरवाइज अपने डॉक्टर से आप संपर्क रख के लगातार घर पे ठीक हो सकते हैं, घर पे मेडिकेशन ले सकते हैं। घर में खास करके ध्यान क्या रखना है, आइसोलेट रहें, अपने बुजुर्गों और बच्चों से दूर रहें जो पॉजिटिव है। अदरवाइज हो क्या रहा है कि एक पेशेंट पॉजिटिव हो रहा है और पूरे घर को पॉजिटिव कर रहा है, आप देख रहे होंगे पूरी फैमिली की फैमिली पॉजिटिव हो रही है, उससे दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोग घर पे होम आइसोलेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, या होम आइसोलेशन में जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसका नहीं रख रहे हैं। उसको घर का आइडियली अगर पॉसिबल हो, अगर घर में 2-3 कमरे हैं तो घर में कमरा उसका अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, उसका खाना पीना उसी घर में अलग से पहुंचाया जाए, कपड़े अलग धुले जाए उसको अलग से, और टेम्परेचर और बीपी और ऑक्सीजन सैचुरेशन की चार्टिंग करी जाए। उससे मिलने वाले जितने लोग अटेंडेंट केयर हैं वो मास्क लगा के रखें, और हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। मास्क अकेला इफेक्टिव नहीं है, जब तक हम बार बार हाथ नहीं धोते हैं, वो भी 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से, तब तक हम वायरस को नहीं मार पाते हैं। तो इसलिए मास्क और हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें मरीज से भी। तो इससे क्या कर सकते हैं कि आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन इनसाइड योर होम, अपने घर के अंदर तो ब्रेक कर ही सकते हैं। अगर आपने घर में ब्रेक कर दी तो आप समाज में ब्रेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं देश में ब्रेक कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था इनका, मैम क्या रिपीट करेंगे, सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? बाहर का खाना कितना सेफ है? बाहर का खाना बिल्कुल सेफ है। अभी तक जितनी स्टडीज आ रही हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि खाने पीने के सामान से वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। बट ध्यान क्या रखना है, जो लेके खाना आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हर व्यक्ति जो आपके घर से बाहर आ रहा है या बाहर आप जा रहे हैं किसी मिलने, उसको आप सस्पेक्ट की तरह ही ट्रीट करें। अगर आप सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो आप मास्क लगा के रखेंगे, हैंड, जैसे मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं अपना हाथ तुरंत साफ कर लेता हूँ, भले टच करूँ ना करूँ उसी टाइम कर लेता हूँ, या मास्क लगा के रखता हूँ। तो उस समय आपको ध्यान रखना है, या 3-4 फीट की डिस्टेंस, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, और मास्क लगा करें। और जो कोई चीज बाहर से ला रहा है, किसी कंटेनर में ला रहा है, उसको आप चाहें तो
अल्कोहल से बाहर का एरिया, चाहे तो डब्बा बाय या कुछ टिफिन है, तो उसके बाहर का जो हैंड कॉमन सरफेस है उसको क्लीन कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर दूं। व्हाट डाइट शुड बी टेकन टू गेट एनर्जी बीइंग लूजन विद फैटिग फ्रॉम कोविड-19? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक तो ये कि तरुण जी, इस समय के साथ फटीग खत्म हो जाएगा, तो इसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको बहुत सीरियस इलनेस नहीं थी, तो क्या ध्यान रखना है डाइट में, मैंने कहा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब तरल पदार्थों का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें। फ्रूट्स, आजकल बहुत सारे फ्रूट्स है, तरबूज है, खरबूजा है, मैंगो है, लीची है, ये संतरा है, ऐसे फ्रूट्स जिसमें फाइबर इंटेक ज्यादा है और जिसमें तरल पदार्थ ज्यादा है, वो आप यूज करें। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके जो स्प्राउट्स हैं, सलाद है, इसका ज्यादा सेवन करें। सॉफ्ट डाइट लें, मतलब बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी, डाइट का ध्यान रखना है। पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पूफा बोलते हैं। अगर आप फैट का सेवन कर रहे हैं, घी तेल का सेवन कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखें पूफा वाला ऑयल यूज करें, वो ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, मल्टीविटामिन, इनका सेवन लंबे समय तक करते रहें और बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करें, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बिलीव नहीं करोगे जिस स्पीड पे सवाल आ रहे हैं ना कि मैं मिस करती जा रही हूँ। एक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, आंसर सुना रखा हाँ ये आ गया। प्रशांत लाल पूछ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कोई मेडिसिन लेनी है या आइसोलेशन में रहकर रिकवरी करनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, आपने दवाई दी मुझे, बट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ध्यान क्या रखना कि वायरल लोड है कि वो सिम्प्टोमेटिक ना बने या सीरियस ना बने, तो एटलीस्ट बेसिक मल्टीविटामिन है, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी, वो लेते रहे। अगर फटीग या थकावट हो रही है, हल्का बुखार लग रहा है, तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आइवरमेक्टिन ले सकते हैं, उससे थोड़ा वायरल होगा और कम हो जाएगा। अदरवाइज और कोई फेविफ्लू या आपको रेमडेसिविर या कोई स्टेरॉइड या कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। उस पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है। विच मास्क इज द बेस्ट? ये मुझे बहुत सही सवाल लग रहा है डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि क्या हो रहा है, कभी कोई वीडियो आ जाता है कि वो जो सर्जिकल मास्क ब्लू वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, फिर एक वीडियो आ जाता है, एक तो ना इतना वीडियो व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान चल रहा है, आज पता चल रहा है कि नहीं सब बेकार है, N95 अच्छा है। तो कौन सा मास्क यूज करें हम लोग? देखिए, क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई बार हम लोग टीवी पे भी डिबेट कर चुके हैं इस पे। तो मास्क जो है ना, डिपेंड करता है किस कैटेगरी का है, किसको कौन यूज कर रहा है। अगर डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर यूज कर रहा है, वो भी कहाँ यूज कर रहा है। अगर कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो, तो N95 मास्क चाहिए। अगर आइसोलेशन वार्ड में या कोविड वार्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो N95 मास्क यूज करें। या कोई अटेंडेंट है, कोविड सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो N95 मास्क बेहतर है। उसमें भी क्या ध्यान रखना है कि सील अच्छी प्रॉपर होनी चाहिए। तो मास्क के आपके नोज को और मुंह को पूरा कवर करना चाहिए। जब सांस बाहर ले रहे हैं, तो सांस बाहर आपकी नहीं निकलनी चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, बॉल्ब नहीं होना चाहिए उसमें। अगर बॉल्ब है, इसका मतलब आप खुद को तो बचा रहे हो, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग बॉल्ब वाले मास्क यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं N95। मैंने बता दिया, सिर्फ हाई रिस्क लोग जो हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो आइसोलेशन वार्ड में है, जो कोविड वार्ड में है, या जो अटेंडेंट जो पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसको N95 चाहिए। बाकी लोग सिंपल सर्जिकल मास्क, मेडिकल मास्क या फैब्रिक मास्क यूज कर सकते हैं। कोशिश करें डबल लेयर मास्क हो तो अच्छा है, बीच में कोई फिलिंग हो तो और अच्छी बात है, उससे क्या होगा, एयर फिल्टर हो जाती है। और ध्यान ये रखना है मास्क को, अब आजकल कैंपेन चल रहा होगा मास्क कप कौन करना, क्या अब क्या मास्क कप कैंपेन है, मास्क अप कैंपेन। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि नोज हमारी कवर रहनी चाहिए, मुंह कवर रहना चाहिए, और बार बार इससे अपने हाथों से मास्क को टच नहीं करना बात सब इसको। तो डबल लेयर मास्क हो, कोई भी हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल मास्क हो, उसको आपको लगाना है, अच्छे से टाइट सील रखनी है, सो दैट आपकी हवा जो है बाहर ना जाए, और बाहर की हवा जब आप ले रहे हो तो फिल्टर होकर अंदर जाए, एटलीस्ट 2 लेयर से फिल्टर होकर जाए। जब भी मास्क को पहनते हैं, उससे पहले हैंड हाइजीन करना है, मतलब उससे पहले अपने हाथों को साफ करना है आपको सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से। जब भी मास्क को उतारते हैं, उतारने के बाद उसको क्लोज्ड बिन में डालना है। अगर सिंगल यूज मास्क है, उसको बाहर ऐसे नहीं डिस्पोज ऑफ करना है, क्लोज बिन के अंदर ही डिस्पोज ऑफ करें, बिकॉज वो इन्फेक्टेड हो सकता है और वो इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी बात, अगर आप रीयूज मास्क यूज कर रहे हैं, जैसे फैब्रिक मास्क नॉर्मली होते हैं, बहुत सारे लोग आज फैशन बन रहा है, सूट और साड़ी के साथ डिजाइनर मास्क आ रहे हैं, मैचिंग के आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उसको उतारने के बाद 100 मतलब बॉइलिंग वाटर में डाल दें, क्लीन करना है, रोज का रोज उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद सोप एंड वाटर में, तब सुबह प्रेस करके या ना प्रेस करके तब पहनना है। तो ऐसा नहीं है कि एक मास्क है रोज उसको पहने जा रहे हैं, रोज बेडरूम में रखे हुए हैं उसको। तो जब आप बाहर से आ रहे हैं, तो जो बाहर वाला कमरा मैंने बताया, उसको जिस कमरे में आप चेंज करते हैं, उसमें उस मास्क में कोई भी बॉइलिंग वाटर उसमें मास्क को डाल दें,
1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, सो दैट उसका जो वायरस है वो किल हो जाए, उसका उसको सुपरनोटम धो के सुबह दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो हमें फैब्रिक मास्क, मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क, 3 तरह के मास्क है, इनका क्या उपयोग मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये पूछ रहे हैं ऑक्सीमीटर में लेवल बिलो 95 है, उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल है निखिल जी। ऑक्सीजन लेवल को हम नॉर्मली नहीं बढ़ा सकते, इसके लिए अगर 95 से कम आ रहा है तो हमें हो सकता है ऑक्सीजन देनी पड़े। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी, उसकी एज कितनी है, उसके साथ में कोई एसोसिएटेड फाइंडिंग तो नहीं है। मान लीजिए कोई सीओपीडी का पेशेंट है, अस्थमा का है, 70 प्लस है, तो उसकी तो हो सकता है 95 से भी नॉर्मल मानते हैं, 90 प्लस में नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। बट अगर कोई हेल्दी पेशेंट है, साथ में कोई चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और हाई ग्रेड फीवर है और साथ में उसका सैचुरेशन 95 से कम जा रहा है, तो इट मींस ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि फीवर ना आए, इसके लिए ध्यान रखना है, चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए ध्यान रखना है, नेबुलाइज करवाना है, उसको स्टीम दिलवानी है, फीवर की दवाएं टाइम पे देनी है। अगर ये सब देंगे तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो सैचुरेशन है वो 95 से कम नहीं होता नॉर्मली। ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कह रही है रुचि पाठक शर्मा, माय चाइल्ड बिकेम पॉजिटिव टुडे, वी टुक एंटीजन टेस्ट इमीडिएटली एंड ही इज जस्ट हैविंग फीवर नाउ, प्लीज टेल व्हाट कैन वी डू टू गेट हिम फाइन सून। इन्होंने चाइल्ड की एज नहीं बताई है, बट चलिए मैं आपको इनडायरेक्ट आंसर देता हूँ उसका। जो भी वेट हो बच्चे का, उसका 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, जैसे 10 किलो वेट है तो 150 मिलीग्राम पर मतलब पर डोज हर 6 घंटे पे आप क्रोसिन दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे पे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। और कितनी डोज देनी है, लगभग 3 से 4 डोज देनी है 24 घंटे के अंदर। तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो रफली 150 मिलीग्राम, नॉर्मली जो क्रोसिन सिरप होता है उसमें 120 मिलीग्राम होते हैं 5 ml में, तो लगभग वो 6 ml हर 6 से 8 घंटे में देना है। और अगर कोई और सिम्टम तो बेहतर है आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा आप ना, मुझे लगता है व्यूअर्स के उसके लिए एंटीजन टेस्ट भी थोड़ा ये टेस्ट भी समझा दीजिए, समय कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं और कौन सा कराना चाहिए। तो कोरोना में 3 तरह के टेस्ट हो रहे हैं। एक तो होता है एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट टेस्ट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। दूसरा होता है आरटीपीसीआर और तीसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट। बहुत सारे लोग एंटीबॉडी टेस्ट भी शौक में करा रहे हैं कि मैं इन्फेक्टेड हुआ नहीं, मेरा लेवल क्या है। तो मुझे लगता है तीसरे की तो कोई जरूरत है नहीं अभी हमें, वो सिर्फ हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए देखना पड़ता है कितने लोग पॉजिटिव हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर, हार्ड इम्यूनिटी का लेवल कितना है, कब तक हम हार्ड इम्यूनिटी पहुंचेंगे। जैसे अगर 70% लोग के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो इट मींस हमारे यहाँ हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो तीसरा वाला जो टेस्ट है वो आइडली एपिडेमियोलॉजिकल लोगों के लिए, सीरोलॉजिकल लोगों के लिए चाहिए, हम लोगों के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। पहला टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको कोल्ड, कफ, फीवर, गले में दर्द, हेडेक कुछ भी है, तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट तुरंत कराएं। अगर ये पॉजिटिव है इट मींस आप 100% पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप नेगेटिव हैं और सिम्टोमेटिक हैं तो फिर आपको आरटीपीसीआर कराना है, अदरवाइज आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है। आजकल बड़ी एक भ्रांति फैली हुई है, सबको आरटीपीसीआर ही कराना है, आरटीपीसीआर टेस्ट ही अच्छा है, जबकि आरटीपीसीआर की भी अपनी लिमिटेशंस है। उसमें भी 70-80% ही पॉजिटिव सही रेट्स होते हैं, 20% वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। वही मैं अगला सवाल मेरा उसी पे था। बिल्कुल, तो इसलिए हम खाली आरटीपीसीआर में भरोसा ना करें। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे, आपको ही पता है मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है, बस चेस्ट में बिल्कुल कोविड की फाइंडिंग्स हैं, एचआरसीटी में बिल्कुल कोविड की फाइंडिंग्स हैं। तो इसलिए कृपया करके खाली एक टेस्ट में भरोसा नहीं कर सकते। जो डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स या अच्छा जो इंसान है, वो हर चीज पे देखा कि पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, उसको सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, उसके एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स क्या है, और साथ में टेस्ट अगर कैसे हैं, टेस्ट एक नहीं कई सारे टेस्ट है, मैंने बताया ना आरटीपीसीआर है, एंटीजन है, दोनों टेस्ट नहीं कराने, पहले एंटीजन टेस्ट करा लेंगे। अगर आप सिम्टोमेटिक अगर नेगेटिव है तभी आरटीपीसीआर कराएं, इससे क्या होगा, आरटीपीसीआर का लोड कम हो जाएगा हमारे पास। दूसरी बात है, अगर आप एसिम्टोमेटिक है और एंटीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, तो आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है, वैसे दो राय नहीं, लेकिन इसके भी अपनी लिमिटेशंस हैं, फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा है रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसकी बात करते हैं, एचआरसीटी चेस्ट बहुत कॉमन है, वो जब भी कराएं जब आपको मॉडरेट इलनेस हो, जब आपको लग रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, पर अदरवाइज इस टाइम इतना लोड बढ़ा हुआ है, सबके एचआरसीटी चेस्ट कराना बड़ा मुश्किल काम है, और अननेसेसरी आप एक्सपोज होंगे, दूसरों को भी एक्सपोज करेंगे, और रेडिएशन का भी एक्सपोजर होगा उसमें। फिर होते हैं ब्लड टेस्ट, भर्ती होने के बाद कराने पड़ते हैं, अगर कोई बहुत सीरियस है तभी कराने पड़ते हैं। उसमें काउंट कराते हैं हम लोग, IL-6 कराते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन कराते हैं, CRP कराते हैं, डी डाइमर कराते हैं, फेरेटिन कराते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ये बहुत सारे टेस्ट हैं कि हम सबको जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये अनिल गंगाजली पूछ रहे हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी जिनको फिर कोविड होता है वो लोग क्या जल्दी रिकवर हो रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी का। मैं बहुत सारे लोग को मन में डाउट ये हो गया होगा
कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको 2-2 डोज वैक्सीन की लग गई, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया, कोविड हो गया है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, वैक्सीन का जो रोल है ना, 4 पॉइंट का वैक्सीन क्या करता है। वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता, पहले तो दिमाग से निकाल दें। अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन नहीं कर रही है, बिकॉज जो नेजल एरिया है यहाँ पे अभी वैक्सीन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो मोस्ट वाले कोई अगर नेजल वैक्सीन आएगी तभी जाके आप इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे। तो आप वैक्सीन लगने के बाद भी दूसरों को, खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें वैक्सीन लगने के बाद भी पूरा पालन करना है। दूसरी रही बात, वैक्सीन लगने के फायदे क्या है। फायदा ये, पहला तो आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरा, अगर बीमारी होती है तो उसका सीवियरिटी कम होगी, मतलब बहुत गंभीर नहीं होगी। तीसरा, कॉम्प्लिकेशन कम होगा, मींस एआरडीएस नहीं होगा, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं होगा, हार्ट फेलियर नहीं होगा, किडनी फेलियर नहीं होगा, और डेथ ना के बराबर है। तो वैक्सीन आपको जान बचा रही है। अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो आपकी जान बच जाएगी। ओके, अब आपसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल। आप ये हितेश दवे कह रहे हैं मैं बाबा रामदेव की दवा लेता हूँ। नहीं, ठीक है, आप सबकी दवा ले सकते हैं। इम्यूनो आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। बट ये नहीं है कि आप दवा ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों में गलत फहमियां हो जाती है ना कि मैं दवा ले रहा हूँ रामदेव जी की, या मैं होम्योपैथिक दवा ले रहा हूँ, मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। ये कोरोना सिर्फ 2 चीजों में बच सकता है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मतलब मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज ले ली तो आपको एटलीस्ट इन्फेक्शन हो भी गया तो डेथ बच जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बच जाएंगे। तो कृपया करके गफलत में ना रहें कि अगर कोई दवाई ले रहे हैं वो हाँ हो सकता है इम्यूनिटी बूस्ट कर दे, बट आपको बीमारी से बचाने वाली नहीं है। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल मुझे लगा। विशाल कह रहे हैं चिल्ड्रन को डायबिटीज है तो कोविड कितना इन्फेक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल है विशाल जी। मैं फिर बताऊंगा, जितने माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे को कोमॉर्बिड कंडीशन है, किसी को थैलीसीमिया हो सकता है, किसी को अस्थमा हो सकता है, किसी को हार्ट में छेद होते हैं बहुत सारे बच्चों को, किसी को किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को जुवेनाइल डायबिटीज होती है, किसी को इम्यूनो कम्प्रोमाइज कैंसर होते हैं बच्चों को, बहुत सारे HIV के बच्चे ऐसे होते हैं। ये ऐसे बच्चे जो हम बड़ों में बात नहीं करते, कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं, ऐसे बच्चे भी कोमॉर्बिड होते हैं। तो इन सबकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर इन सब में इन्फेक्शन हुआ तो इनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे और बच्चों में डेथ की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कृपया करके इन बच्चों को जरूर बचा के रखें, इनको दूरी बना के रखें इनसे, इनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखें घर में। अगर इनको इन्फेक्शन हुआ तो इनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज ज्यादा होंगे। तो कृपया करके इनको जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हम इन बच्चों को बिल्कुल अनछुआ करके रखें। ठीक है। सजीली पूछ रही है, my mother is taking Ecosprin 150 mg blood thinner medicine every day. She has taken her first dose of vaccination and there were no problems. Her second dose is due next week. Is it possible that she will have any complications? She will not have any complication. Single. वो get your jab. अपना टीका तुरंत लगवाएं, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। ठीक है, ठीक है। वंदना यादव कह रही है what is D-dimer test? D-dimer टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लंग्स है उनमें पल्मोनरी इम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है। मींस ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर कोई इम्बोलिज्म समझते हैं, कुछ क्लॉटिंग के बाद कोई थक्का छूट के किसी व्यक्ति में फंस जाता है, उससे उस एरिया की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उसमें चेस्ट पेन होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, डेथ होना कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कोविड स्ट्रॉम हो गया है, जिसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिसमें D-dimer बढ़ जाता है, CRP बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में D-dimer टेस्ट की वैल्यू रहती है, अदरवाइज इसका कोई खास रोल नहीं है। इतने सारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कोवैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, सुभाष सिंगला पूछ रहे हैं। मैंने बोला कि जो भी कोमॉर्बिड है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबके लिए पहले जरूरी है। इसलिए सरकार ने पहले उन्हीं लोगों के लिए वैक्सीन दी जितने किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, डायलिसिस के हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कैंसर है, HIV है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, इन सब लोगों को तुरंत वैक्सीन लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छा सवाल था, मुझे भी यहाँ मिल रहा है, बट वो पर्सन पूछ रहे हैं कि इज द वायरस इन द एयर, मतलब कि कुछ नहीं करें तो भी लग रहा है क्या? नॉट इन द एयर। अगर एयर होता तो लाशें पिस जाती हैं अब तक। आप देख रहे हो हालत क्या हो रही है, बिना एयर के तो ऐसा बुरा हाल है। प्लीज ऐसी बात ना करें, कोई एयरबॉर्न नहीं है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, डॉक्टर्स इसको बोलते हैं एरोसॉल ट्रांसमिशन। इसका एक होता है एयर कि हम लोग बैठे हैं, एयर में पूरे फैल गया, बट इसको एक बोलते हैं एरोसॉल ट्रांसमिशन। इसलिए डॉक्टर्स को ज्यादा हो रहा है कि कुछ क्लोज्ड एरिया है, बिल्कुल क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, वहां पे कोई CPR कर रहा है, नेबुलाइज कर रहा है, किसी को कोई हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस टाइम चांसेस होते हैं कि वो आधा 1 फुट की डिस्टेंस में वायरस ट्रेवल करके डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो एरोसॉल ट्रांसमिशन देखा गया, बट एयर ट्रांसमिशन नहीं देखा गया इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, पहले ये हुआ था कि सेकेंड डोज 4 वीक्स बाद लगनी है,
फिर उसको 6 वीक्स, मतलब क्यों, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? देखिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से। नहीं, आप भी ऋचा जी मानेंगी कि अभी तक कोविड पे इतनी सारी स्टडीज चल रही हैं, इतनी सारी एविडेंस रोज नई-नई आ रही हैं, रोज नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कितनी खाई है और उसके बाद सडनली पता लगता है इसका कोई रोल नहीं है। तो हम सबके पास रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। वैसे भी मैं नॉर्मली बताऊँ, बिकॉज़ मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो हम सबको पता है कि हम नॉर्मली बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं 4 वीक के इंटरवल लगाते हैं। तो मिनिमम तो 4 वीक होता है। मैक्सिमम बच्चों में भी अगर कोई वैक्सीन आप 6 वीक का 8 वीक पे देते हो तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेहतर होता है। बट हमें कभी-कभी बेनिफिट और रिस्क दोनों देखने होते हैं, क्या रिस्क और कितनी। तो देखा गया कि 4 वीक को जो इसकी इम्यूनिटी थी लार्जर स्टडीज में देखा गया कोविशील्ड की वो अराउंड 55-56% है, 60 के आसपास है। बट अगर हम 6 और 8 वीक पे लगाते हैं तो 70% के आसपास हो जाती है। 3 मंथ में लगाते हैं तो 90% है। तो वो भी हमें देखना, बैलेंस करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड डोज लगाते लगाते लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी पड़ जाए। तो इसीलिए सरकार ने बैलेंस करके दोनों का एवरेज निकाल के 6 to 8 वीक रखा, जिसमें आपको बीमारी भी ना हो और वैक्सीन भी लग जाए। ठीक है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता कह रही है मुझे 99.3 फीवर है, स्टमक एक एंड हेडेक है, बॉडी अच्छी है, गले में थोड़ा खराश और पेन है। अच्छा, बॉडी एक है, सॉरी, बॉडी एक है, गले में थोड़ा खराश और पेन है, बट स्मेल लॉस नहीं हुआ है, तो क्या मुझे कोरोना हो सकता है? इन्हें तो टेस्ट करा लेना। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ, लोगों के मन में अभी वहम है। ठीक है, until and unless proved otherwise, अगर आपको कोई से भी इनमें से सिम्टम है, फीवर, कफ, बॉडी एक, मैलेज, हेडेक, पेन एब्डोमेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, गले में दर्द, या आपको फटीग, ये कोई भी एक दो सिम्टम दिए कोई इकट्ठे, तो आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। until and unless ruled otherwise it is covid, you are suspected covid patient, जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हिमांशु का, स्मोकर्स आर एट हायर रिस्क, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है कि आप सबको पता है कि जो कोरोना का वायरस है वो हमारे फेफड़े में जाता है, हमारी श्वास नली से फेफड़े को इन्फेक्ट करता है। और जितने भी कोविड के बाद बता रहा, अभी क्वेश्चन भी आया था, पोस्ट कोविड जितने पेशेंट हैं उन सबकी लंग्स की बैटल कैपेसिटी कम हो रही है, निमोनिया हो रहा है। निमोनिया का जब हीलिंग होती है, जैसे हम कपड़े नहीं पहनते, कभी फट जाते हैं उसको रफू करते हैं निशान बन जाता है, ऐसे लंग्स में भी जब निमोनिया ठीक होता है उसके बाद जब हीलिंग हो जाती है तो वो एरिया पूरा खराब हो जाता है। मीन्स वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस हो जाना या कैल्सिफिकेशन हो जाना। तो वो एरिया लंग का हमारा, उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता ही नहीं है। तो स्मोकर्स ऑलरेडी उनके लंग डैमेज होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, तो उनके लिए सच में कोविड होता है तो वो और ज्यादा सीरियस होगा। ऐसे जो एल्कोहलिक हैं उनके लिए, बिकॉज इसका बाद में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, उसमें लिवर और किडनी पे भी इफेक्ट आता है। तो एल्कोहलिक में उनके भी अगर है तो उनको भी सीवियरिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए कृपया करके आप सब बच के रहें, वही तरीका, और तो कुछ नहीं है। जी, अंकित कह रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 20 days in ICU बट नाउ ही इज रिकवर्ड, इफ ही कम्स इन कांटेक्ट अगेन विद वायरस हाउ सीरियस इट कैन बी फॉर हिम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमें पता है जो एक्टिव जिसको इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद भी जो एंटीबॉडीज रहती है वो 6-8 महीने से लेकर मैक्सिमम 9-10 महीने तक दिखी गई है अभी। तो ही इज प्रॉन, अगर उनके एंटीबॉडी टाइटस वीन ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, बट नॉर्मली सीरियस नहीं होता है। कुछ केसेस में हो भी सकता है, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उनको वैक्सीन लगवा दें। तो उससे क्या होगा, जो उनकी एंटीबॉडीज का टाइटर है वो बढ़ जाएगा। दोनों डोज लगवा दें 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पे, तो उससे रहेगा उनका एंटीबॉडी टाइटर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये तरीका बेहतर रहेगा इससे। ठीक है। टॉकिंग ऑफ वैक्सीन, डॉक्टर साहब, बहुत लोगों में ये रहता है कि वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड कौन सी बेटर है, क्या है, लोग किसको ज्यादा पसंद कर, में डाउट हो रहा है, जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं दोनों सेम है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना वो बड़े बेवकूफ हैं, वो देखते हैं कि उनको बेस्ट चीज मिलनी चाहिए लाइफ में, कम जहाँ चॉइस मिलती है वो कंपैरिजन करने लगते हैं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अच्छी वैक्सीन, जो आपको मिल जाए वो लगवा लो। एक टाइम ऐसा था, लोग कह रहे थे जब काफी लोग लगवा लेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ तब मैं लगवाऊंगा। अब हालत खराब होगी तो लोग लाइन लगा के लगवा रहे हैं, आप देख रहे होंगे दौड़ के आ रहे हैं लगवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होने देते हैं, हम ही लोग जिम्मेदार है ना इसके। अगर हम लोग वैक्सीन के प्रोग्राम में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, जन भागीदारी करते हैं, तो शायद आज जो वैक्सीन लग रही है 7-8% हो सकता है 15-20% हो चुकी होती। तो इस समय होता है जो इतना स्प्रेड तेज हो रहा है वो नहीं हो रहा था। तो कृपया करके इन भ्रांतियों में ना जाए, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। और WHO भी कहता है कि जिस वैक्सीन की एफिकेसी 50% से ज्यादा है वो सारी एफिकेसी है, और सबने लगवाई हुई। आपको पता है बच्चों को वैक्सीन आपने भी लगवाई होंगी। डीपीटी की हम 5 से 6 बूस्टर देते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, 15 महीने पे, 5 साल पे, 10 साल पे, तब भी उसकी एंटीबॉडी टाइटर जो है ना 15-20 साल में कम हो जाता है। या टीटी का टेटनस का इंजेक्शन आप 5 साल लगाते हैं जब भी चोट लगती है। तो वैक्सीन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अभी जब और अच्छी वैक्सीन आएंगी तब देखेंगे। अभी जो आपको उपलब्ध है उसको तुरंत लग पाए, कम से कम जान तो बचा रही। दोनों वैक्सीन अपनी जान बचा रही है।
जी जी। डॉक्टर साहब, अब मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 2-3 महीने में, चाहे सरकार हो, चाहे हम आम आदमी हों, हमारी लापरवाही का नतीजा है आज जो हम ये झेल रहे हैं? मतलब ये चुनाव ना हो रहे होते या जहाँ-जहाँ जो भी रिलिजियस जहाँ मेले लग रहे हैं, चाहे जिस भी धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लापरवाहियाँ हुई हैं और हमारी इंडिविजुअल लापरवाही, हमें ऋचा लगा जी, चला गया कोरोना। ऋचा जी, आपने राजनीतिक सवाल पूछा है। हम लोग टीवी में तो कई बार बोलते हैं, मैं इसलिए करता मैं जवाब देना नहीं चाह रहा, फिर भी बता रहा हूँ। हमने क्या किया, हमारी दूरदर्शिता की कमी रही, हमारी स्ट्रेटजी की कमी रही, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे ठीक नहीं था। तो जो गवर्नमेंट को 5 पॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं फ्लॉप हुई है गवर्नमेंट की वजह से भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इवन हम सब एज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया वी आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल फॉर करंट पैंडेमिक जो दोबारा लहर आई है। प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए था, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए था। जो कंपनियां जिनको हमने अब अप्रूवल दे रहे हैं उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, आप अप्लाई करो, हम 2 दिन में क्लियर करेंगे। तब मैं बोल रहा था कि सबको अलाउ करो। 13 कंपनियां ऐसी हैं विश्व में जिनको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है। उन सबको या उनमें लिमिटेड जिनको हम कर सकते थे उनको अप्लाई करके उनको अलाउ कर देना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी वैक्सीन वो भी लगवा सकते थे, बट गवर्नमेंट ने या किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस पे। तो ना तो नई कंपनियों को इन्वाइट किया गया, अब अलाउ करना है उनको, अब स्पुतनिक आई है। दूसरा, प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए था। लोगों को जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप थी उसको बढ़ानी चाहिए थी। वैक्सीन प्रोग्राम को मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिस तरह से हमने अनाउंस किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, उसकी गति भी उसी तेज उतना ही फास्ट होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी स्लोनेस रही, इसमें होना चाहिए था आरडब्ल्यू में, सोसाइटीज में, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, स्कूल्स में हमें वैक्सीनेशन के चेकअप कैंप लगाने चाहिए थे कि वैक्सीन लगाएं, वहीं पे जाकर लगाएं। तो इस तरह की अगर हम एक्टिविटीज करते तो शायद हम अब तक ज्यादा कंट्रोल कर चुके थे। तो प्रिवेंशन पे हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, प्रिकॉशन, तो जनता भी थी और सरकार भी थी, दोनों ने कहीं ना कहीं इस पे ढील दी, लापरवाही की, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का किसी ने पालन नहीं किया। आप बात देख रहे हैं कि अब 5-10 हजार रुपए का फाइन हो रहा है, ये काम पहले भी कर सकते थे। जितने राजनीतिक लोग थे, पार्टी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आप देख रहे होंगे यूपी में चुनाव चल रहा है, असम में चल रहा है, पुडुचेरी में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है। जब हमारे रोल मॉडल, अब मान लीजिए ऋचा अनिरुद्ध अगर कुछ गलत काम करती है तो लोग तो फॉलो करेंगे। तो जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, राजनेता है, अगर वही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक को भी ये लग रहा था कि कोरोना चला गया है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी मुंबई में, अब देखिए मुंबई का हाल क्या हो गया। वो मैं कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रोल मॉडल हैं सोसाइटी के, उन्होंने गलत मैसेज दिया सोसाइटी को, और लोगों में थोड़ा भ्रम था या मतलब क्या अनभिज्ञता थी इनके अंदर, तो उन्होंने सही से पालन नहीं किया और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तीसरी बात थी कि हम लोगों ने जितने अच्छे से लॉकडाउन पहली बार लगाया था, उतने अच्छे से जो अनलॉक किया वो बहुत खराब किया। हमें जितनी भी नॉन एसेंशियल थिंग्स थी वो खत्म कर देनी चाहिए थी, बंद कर देनी चाहिए थी। जो अनावश्यक या जो जरूरी नहीं है सेवाएं, उनको बंद रखना चाहिए था या धीरे धीरे खोलना चाहिए था। लोगों को ये लग रहा था कि एक प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में, तो हमारे प्रदेश में होगा ही नहीं, वहां गलत सरकार फेल हो रही है। सरकार फेल नहीं हो रही, वहां पे कोरोना तेज चल रहा था, उनको दिखा नहीं किसी को। तो हर जगह सेम पूरी इंडिया में लगभग वही हाल हो रहा है। तो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 70% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो रूरल एरिया में रहती है, जो लोग मतलब जहाँ पे तो सुविधाएं भी नहीं है, अगर वहां पहुंच गए तो क्या हाल होगा। अब फाइनली यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने जल्दबाजी की, लॉकडाउन सही से नहीं किया, और पार्शियल जो लॉकडाउन चाहिए था, चाहे जितने भी हमारी रैलीज थी, धरना प्रदर्शन थे, धर्म आयोजन थे, स्कूल सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, जितने थे, हमें इन सबको बंद कर देना चाहिए एटलीस्ट अगले 3 महीने के लिए, अगर हमें कंट्रोल करना है। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, हमें ट्रेसिंग तो पॉसिबल नहीं है इस हालत में, आप देख रहे होंगे ट्रेसिंग तो बहुत पॉसिबल नहीं, बट हाँ हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, आइसोलेशन पे फोकस करना चाहिए, और ट्रीटमेंट लोगों को जरूरत है। आजकल हर बंदा अस्पताल की तरफ भाग रहा है, 90% लोगों को अस्पताल की जरूरत ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जिनको जरूरत है 10% लोगों को, उनके लिए हमें बेड मुहैया कराना, उनके लिए ऑक्सीजन मुहैया कराना, उनके लिए हमें वेंटिलेटर चाहिए, उनको बाईपैप चाहिए, और बेसिक जो दवाइयां हैं वो चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, बिकॉज पैंडेमिक अपने चरम पे पहुंचा हुआ है, तो हमें चाहिए कि जो बेसिक दवाइयां, एसेंशियल दवाइयां चाहिए, जो जिन लोगों को चाहिए उनको दिलवाएं, और बाकी लोगों को घर पे ट्रीट करें, होम आइसोलेट करें। जी, अच्छा, जैसे किसी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया, उसके बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, उसके कितने दिन बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? मतलब ये तो मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है कि बिल्कुल, तो कितने दिन कोविड नेगेटिव होने के बाद या आप एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद 15 दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। 15 दिन बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हाल में मतलब एक पढ़ी लिखी लेडी सब मुझे बोल रही है कि नहीं अभी भी आप डिनाइल की हालत देखिए लोगों में, लोगों को लग रहा है इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। आप थोड़ा समझाना चाहेंगे लोगों को कि हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली क्या होती है और नहीं आई है इंडिया में?
गफलत में है। आपको पता है कई सारी स्टडीज हुई थी उसमें, बॉम्बे में, पुणे में, दिल्ली में पहली जब लहर थी तो तब ये लगा था कि हम लोगों को कि 40 से 50% लोग इन्फेक्ट होकर, लगभग 40% के आसपास सब में सीरो कन्वर्जन देखा गया था, जो एंटीबॉडी टाइटर देखा गया था। तो मान के चल रहे थे कि यहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी आ गई। उनमें उनको भी दूसरी लहर में चपेट लिया। तो जो हमें लग रहा है कि 70 से 80% लोग जब तक या तो नेचुरल इन्फेक्शन नहीं होगा या उनको वैक्सीन नहीं लगता, तब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। और इंडिया में जो हम लोगों का जो अनुमान है, अभी भी लगभग 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो वल्नरेबल है, हाई रिस्क पे है, जिसको ना तो अभी तक वैक्सीन लगा है और ना ही अभी इन्फेक्शन हुआ है। तो वो दूसरी क्या तीसरी लहर में भी आएंगे। तो इसलिए कृपया करके जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक अपने घर में रहें, बाहर ना निकले जब तक जरूरी नहीं होगा। बाहर निकलते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, अभी टाइम लगा, हो सकता है एक लहर और आए हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो और अगर नेचुरल इन्फेक्शन पता है आपको 1% भी फर्टिलिटी है तो कितने लोग मरेंगे। तो इसलिए कृपया करके इन सब चीजों को ध्यान में और भ्रांतियों में ना जाए, मैं तो यही कहूंगा जी। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन, गीतांजलि कह रही है। तो जैसे जितने लोगों को वैक्सीन भी लग रही है उसके बाद बावजूद भी या कोविड वालों को री इन्फेक्शन कितना परसेंट, कुछ डेटा है अपने पास? रीइन्फेक्शन काफी लोगों को हो रहा है, एटलीस्ट 3-4% लोगों को तो हो ही रहा है। जो दिख रहा है हम लोगों को कि अगले 3-4 महीने के बाद बहुत ऐसे लोग भी जिनके अंदर 3-4 महीने के अंदर रीइन्फेक्शन हो गया। मतलब इसका मतलब है विद इन 3 मंथ भी बहुत सारे लोगों में जो एंटीबॉडी टाइटर्स था फॉल हो गया, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। तो इसलिए री इन्फेक्शन काफी कॉमन है। 3-4% तो दिख रहा है हम लोगों को, उससे ज्यादा भी हो सकता है। खास करके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको री इन्फेक्शन बहुत होता है, क्योंकि वो हमेशा हाई रिस्क रहते हैं और एक्सपोज रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको हो भी चुका है तो भी उसके बावजूद भी वैक्सीन लगवाएं और प्लस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जी डॉक्टर साहब, एज अ डॉक्टर, और आपका फेलिक्स हॉस्पिटल है, आपका नॉन कोविड हॉस्पिटल है, बट इस समय हॉस्पिटल्स पर कितना ज्यादा प्रेशर है, स्पेशली द नॉन कोविड वंस, टू टर्न योर हॉस्पिटल टू अ कोविड हॉस्पिटल? क्या मतलब कैसा क्या सिनेरियो है इस समय? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस समय, बेड्स फुल हैं। जैसे आप भी देख रहे होगा न्यूज़पेपर में आ रहा है, लगभग बेड सारे फुल हैं हर जगह, दिल्ली एनसीआर में, खाली नोएडा में नहीं, हर जगह। हमारा नॉन कोविड, बिकॉज ज्यादातर अस्पताल कोविड हो चुके हैं तो नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए बेड चाहिए। तो नॉन कोविड, हमारा नॉन कोविड होकर भी फुल है इस समय। हमारा एक बेड नॉन कोविड में भी खाली नहीं बेड। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हमने सारे हॉस्पिटल कोविड कर दिए तो जो नॉन कोविड पेशेंट्स है उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर या उसमें जिनको इमरजेंसी केयर चाहिए उसमें कहीं कहीं इंटरप्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बैलेंस करके चलना है। सरकार को चाहिए, होटल्स हैं, जो हमारे मॉल्स हैं, जो हमारे जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जो आई हॉस्पिटल्स हैं या जो डे केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो बंद पड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको, या जो क्लब हाउसेज हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि L1 L2 लेवल में कन्वर्ट करना चाहिए। और तभी शायद हम इस आपदा से बाहर आ पाएंगे। अगले 2 महीने तक के लिए तो मुझे लगता है बहुत सारे बेड्स की आवश्यकता होगी। चलिए मैं आखिर के 2 सवाल ले लेती हूँ। स्मिता गुप्ता कह रही है, प्लीज एक्सप्लेन एंटीबॉडी टेस्ट, आई गॉट 5.52। देखिए ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है हमने बताया, इस पे ज्यादा वो ना करें, ये कब बीन ऑफ हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा आपको। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और क्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो आप बता रहे हैं इसकी नॉर्मल रेंज होती है। कौन सी रेंज की बात करें वो आपके लैब में रिपोर्ट में लिखा होगा। अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है आपकी, इट मींस यू आर हैविंग अ सफिशिएंट लेवल ऑफ एंटीबॉडी टाइटर, अदरवाइज नहीं। तो इसमें आप नॉर्मल रेंज पता नहीं मुझे कितनी, बट नॉर्मली मोर देन 1 इज हाई, मतलब एंटीबॉडी टाइटर, इट मींस इट इज ओके टू हैव, बट स्टिल यू शुड नॉट गो ऑन दिस। ओके ये देखिए, शिवानु नारायण मिश्रा कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर ने हाइड्रोक्लोराइड 200 दिन में 2 टाइम खिला दिया, 5 दिन उससे तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं मैम, हाइड्रोक्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोराइड कुछ और कहना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होगी। इससे कुछ नहीं होता, इट्स वेरी सेफ ड्रग, इसकी जरूरत भी नहीं खाने की। खैर अब तो इसका कोई रोल नहीं है, बट इससे कोई तबीयत खराब नहीं होगी। अगर होगी हुई तो 1 आध में ठीक हो जाएगी, नथिंग टू वरी। ठीक है, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत आ रहे हैं, बट मुझे आई हैव टू से थैंक यू टू यू। बट अगर आपकी तरफ से आपको कोई लग रहा हो कि कोई सवाल या कोई मुद्दा नहीं एड्रेस हम कर पाए हैं और आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें सबको, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, प्लीज पैनिक क्रिएट ना करें। जिन लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं है वो अस्पताल में ना जाएं। सब लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, सब लोगों को फेविपिराविर की जरूरत नहीं है, सब लोगों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सब लोग अस्पताल की तरफ ना भागें। जिनको जरूरत है सिर्फ वही अस्पताल जाएं जो कोमॉर्बिड हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है, जिनको चेस्ट पेन है, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वही अस्पताल जाएं। अदरवाइज हॉस्पिटल ऑलरेडी ओवरलोडेड है, आप वहां अच्छी केयर की अपेक्षा ना करें, बिकॉज वहां पे मैन पावर पहले जैसे ही है, पेशेंट का लोड 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। तो कृपया करके अगर आपको जरूरत है तभी अस्पताल जाएं, अदरवाइज ना जाएं। और घर में होम आइसोलेशन में भी डॉक्टर से सुपरवाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर सुपरवाइज ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। टेलीमेडिसिन का उपयोग करें और अननेसेसरी बाहर ना निकले, ये समय अच्छा नहीं है। अगले 2 महीने तक दिक्कतें रहेंगी, तब तक प्लीज टेक केयर।
जी, एक सॉरी डॉक्टर साहब, ये सवाल ले लेते हैं क्योंकि कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वंदना जी का सवाल लेने के लिए। माय 9 month सन टेस्ट पॉजिटिव एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, हिज डी डाइमर टेस्ट रेंज केम अराउंड 27,000 but within 3 hours next report came and range was 152. Can it be down such a small span or first report was wrong? नॉर्मली डी डाइमर बड़ा सेंसिटिव टेस्ट होता है, जब भी अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कुछ हो रहा है तो बड़े तेजी से बढ़ता भी है और जैसे पेशेंट इंप्रूव करता है तो घटता भी है, पर 3 घंटे के अंदर इतना फॉल होना नॉट लुकिंग जस्टिफाइड। और उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या क्या कोरिलेशन है, तो इसलिए हो सकता है रिपोर्ट ठीक नहीं हो, तो यू शुड बी हैप्पी कि आपका डी डाइमर कम आ गया, मे बी अगली रिपोर्ट और अच्छी आ जाएगी आई थिंक। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर डी के गुप्ता, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, सवाल पूछे। और एक काम मैं अपनी टीम से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग ये लाइव खत्म होने के बाद भी आपके सवाल देखते रहें, और कोई अगर बहुत जरूरी सवाल हो जिनके जवाब देने जरूरी है तो हम वो डॉक्टर डी के गुप्ता को भेज देंगे और उनसे जवाब लेके रेस्ट अश्योर्ड वी विल गेट यू ऑल दी आंसर्स। और अगर हमें जरूरत लगी तो हम और बाद में दोबारा फिर डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे कुछ लोगों ने लिखा है कि प्लीज ये इस तरह के लाइव वो रखिएगा कंटिन्यू, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी बहुत लोग जो लापरवाह हो गए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में, डाउट्स वो सब हो रहे हैं, तो हमें लगेगा कि आप जरूरत है तो हम दोबारा ये इस तरह का लाइव जरूर करेंगे। बट थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।